Don't shoot, don't shoot, don't shoot. We are friends. Don't shoot. अब हम घिर गए और हम थे सिविल ड्रेस में निहत्ते। अब हम बस सुन रहे हैं उसको कि आपको गोली मारनी है, आप माइंड मत करेगा। गोली मारनी है, आप माइंड मत करिएगा। आपको जान से मारना है, आप माइंड मत करिएगा। मुझे तुम जाओ एक बार आए भी तो ताके भी भाई बता। 28 सितंबर को गनर्स डे होता है, तो मैं रेजिमेंट में था अपने जम्मू कश्मीर में। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे और मैं जो लास्ट पोस्ट है इंडियन आर्मी की, हमारे देश की बल्कि, वो मैं मैन कर रहा था लास्ट पोस्ट। और हमारे सामने थी पाकिस्तानी पोस्ट, 30 मीटर के फासले पे थी। आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट। गो बैक इंडियन आर्मी प्लीज रेप अस, असम राइफल्स प्लीज रेप अस, ऐसे करके। तो मैंने देखा कि भाई ये तो बहुत डिस्टर्बिंग बात थी। और उस दिन हमारे सीईओ के आदेश भी आ गए थे कि भाई ऐसा हुआ है मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में ऐसा ना हो कुछ। आप जब सिविलियन से डील करो तो एक कायदे से डील करो। अब मुझे नहीं मालूम था कि कुछ महीने बाद मेरा तबादला वहीं पे हो जाएगा। तो हम जिप्सी को ऊपर ले ही जा रहे थे, ऊपर 4x4 में डाल के कच्चे ट्रैक पे चढ़ रहे थे। तो अचानक से ना एक साउंड जिप्सी के ऊपर धाड़ करके गिरता है। क्या हो, जिप्सी हिल गई पूरी। तो हम देखा, क्या देखते हैं, जिप्सी के बॉनेट पे हम देखते हैं कि फौजी कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो होती है उसमें एक आदमी बैठा हुआ है और उसने विंडस्क्रीन तोड़ दिया है और अपनी गन से, अपनी राइफल से हवलदार थापा, जो नॉन कमिश्ड ऑफिसर थे, जो ड्राइवर थे जिप्सी के, उसके गले पे लगा रखे गन। राजपथ से गुजरता असम राइफल्स का दस्ते की कमान मेजर मोहम्मद अली शाह के हाथ में। Major Muhammad Ali Shah, the 7th generation officer, leads the Assam Rifle Marching Contingent. 7th generation officer means something which must go down in history. जब मैं फौज में आया तो हर एक टेस्ट में मैं सुपर एक्सीलेंट में पास हो रहा था मैं। ठीक है, एक टेस्ट ऐसा था जहाँ पहले अटेम्प्ट में फेल, दूसरे अटेम्प्ट में फेल, तीसरे अटेम्प्ट में फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए और मैं घर नहीं जा पाया। और मैंने जोश में धड़ाधड़ प्रैक्टिस शुरू कर दी। एज रिजल्ट क्या हुआ, मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर शुरू आ गए, क्योंकि जब मैं स्टैंपिंग के लिए लेग मारता था ना जमीन पे तो चिंगारियां निकलती थी। मैंने एक ओपन लेटर लिखा टू जैश-ए मोहम्मद द टेररिस्ट आउटफिट। टेरर आउटफिट है, कुछ भी कर सकता है। जो बैज जो आप देख रहे हैं, ये डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स कमेंडेशन कार्ड इसको कहते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। जब हमने इस पॉडकास्ट फॉर्मेट की शुरुआत की थी तो हमने गेस्ट लिस्ट बनाई थी। इस गेस्ट लिस्ट में हमारी कोशिश थी कि आप तक वैसे गेस्ट लेकर आएंगे जिनकी एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, एंटरटेनमेंट में और जितनी भी बाकी फील्ड्स हैं सब में उनकी एक्सपर्टीज़ रहे। ये अब ये लिस्ट हमारी बनाई, हमने इसकी प्रिपरेशन की। इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे थे जो एक हम कहें ऑलराउंडर निकले, या हम कहें कि जिनको हर फील्ड में, हर क्षेत्र में भरपूर नॉलेज थी। एक ऐसे ही गेस्ट फिलहाल मेरे सामने बैठे हैं जिनका नाम है रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वैभव, शुक्रिया। मेरे लिए बहुत आदर और सौभाग्य की बात है कि मैं आपके चैनल स्विच पे बैठा हूँ और आपके खैर पॉडकास्ट में देखता हूँ, बहुत पॉपुलर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अव्वल दर्जे के होते हैं। जो क्वालिटी होती है वो उसकी तुलना है ही नहीं किसी के साथ भी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ऑल आर ऑनर एंड प्लेजर। थैंक यू फॉर सर्विंग द कंट्री। एंड अक्सर जब मैं सवाल आता हूँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, मेरे पास ना डेट होती है, मेरे पास सवाल होते हैं कि मैं क्या पूछूंगा, लेकिन आपके केस में मेरे पास सवाल कम है, मेरे पास तारीखें ज़्यादा हैं। और तारीखें ऐसे हैं कि आपकी ज़िंदगी के से जुड़े किस्से हैं और तारीखों पे मैं आऊँगा, क्यों मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ तारीखों के साथ मैं आऊँगा। लेकिन मैं आपका अटायर जो है वो अनमिसेबल हो रहा है, आपकी कैप से लेके आपके जो बैज ऑफ ऑनर आपके पास एक है, मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में पहले बताएं। शुक्रिया वैभव। ये इसको साइड कैप कहते हैं। ये रेजिमेंटल, हर रेजिमेंट की अलग अलग साइड कैप होती है। जैसे कि कुमाऊं रेजिमेंट की हो गई, जैसे कि हमारे सीनियर हैं और दोस्त भी हैं बहुत करीबी, मेजर गौरव आर्या साहब, तो कुमाऊं रेजिमेंट की अलग होएगी, आर्टिलरी की अलग होएगी, मेडिकल कोर की अलग होएगी, हर कोर की अलग अलग होती है। एंड वी नॉर्मली वेयर इट फॉर आवर सेरेमोनियल पे हम पहनते हैं। और ये जो बैज जो आप देख रहे हैं, ये डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स कमेंडेशन कार्ड इसको कहते हैं। ये कमेंडेशन कार्ड मेरे को अभी हाल ही में कुछ महीने पहले मेरे को मिला।
नॉर्थ ईस्ट के ऊपर मेरी ख़ास रुचि रहती है, ख़ास नज़र रहती है। मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम, असम, अरुणाचल में तो मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, अपनी शुरुआत स्कूलिंग की वहाँ से करी मैंने, नर्सरी से। तो ये उसके लिए मिला था, वहाँ के लिए कुछ कवरेज की थी मैंने, उसके लिए मिला मेरे को। और जब मैं तारीखों का जिक्र कर रहा था तो एक तारीख जो आपका करियर वैसे बहुत वास्ट रहा है, लेकिन एक जो तारीख मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही वो थी 26 जनवरी साल 2008 की। राजपथ से गुजरता असम राइफल्स का दस्ते की कमान मेजर मोहम्मद अली शाह के हाथ में। वो कैसा रहा? जी, मैं बहुत अच्छा लगा। देखो जब ये सिलेक्शन मैं अच्छा, ख़ास बात ये है इसका इतिहास है सन 1987। असम राइफल्स का। असम नहीं, मैं जो अपनी कहानी बताने वाला हूँ मैं अच्छा। आपको। इस कहानी की शुरुआत होती है 1987 से, जब मैं महज 7-8 साल का होऊंगा उस टाइम पे। और तब हमारा फ़ौजी ख़ानदान है बेसिकली। मेरे फादर फ़ौज में थे, वो डेप्यूटी चीफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से रिटायर हुए थे, सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ द कंट्री। और मेरे चाचा भी आर्मी में हैं, मेरे मौसा आर्मी में थे, सब लोग। तो मेरे चाचा कर्नल मीर अहमद शाह तब मेजर साहब थे। 1987 में वो आर्मर कोर कंटेंजेंट कमांड कर रहे थे, तब कर्तव्य पद राजपथ के रहा था। और मेरी सिस्टर क्लास 5th में थी मेरे ख्याल से उस टाइम पे। तो उनको अपने स्कूल से उनका सिलेक्शन हुआ था झांकी का, मगर मेरे जो नाना का इंतकाल हो गया था 23 जनवरी के आसपास। तो हम लोग अपने नेटिव टाउन गए थे फॉर हिज फाइनल राइट्स। और तो मेरी सिस्टर परेड में हिस्सा नहीं ले पाई थी। हमने टीवी पे देखा था अपने चाचा को, अब वो परेड में कमांड कर रहे हैं बड़े शान से। तब से वो मेरे जहन में बलदेव सिंह की आवाज़, जसदेव सिंह की आवाज़ मेरे कानों में बार बार गूंजती थी। तो उस टाइप से मैं लगता कि एक दिन मैं भी परेड कमांड करूंगा, मगर उसके लिए तो आपको फौज में आना पड़ेगा। फौज में आना पड़ेगा और फौज में भी एक रैंक पे पहुंचना पड़ेगा मेरे को और लगता है। करेक्ट, और सिलेक्ट भी होना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब मैं 12वीं के बाद अपना एनडीए दिया, मैंने एनडीए में मैं फेल हो गया था। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन करी, एनसीसी करी मैंने। और एनसीसी भी मैं ज़्यादा वक्त नहीं कर पाया, क्योंकि तब मैं मॉडलिंग शुरू कर दी थी। मैं मिस्टर पुणे हो चुका था, मिस्टर पुणे टैलेंट। और तो कभी बाल, कभी दाढ़ी, कभी। जब मैं फ़ौज में आया तो हर एक टेस्ट में मैं सुपर एक्सीलेंट में पास हो रहा था मैं, ठीक है। एक टेस्ट ऐसा था जहाँ पहले अटेम्प्ट में फेल, दूसरे अटेम्प्ट में फेल, तीसरे अटेम्प्ट में फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए और मैं घर नहीं जा पाया। मेरे को 3 अटेम्प्ट के बाद भी लेकिन मौका तो मिला कम से कम। नहीं 3 में लगा, 3 अटेम्प्ट के बाद तो खत्म ही होती है कहानी। हाँ, मगर फेल है। तो अकेडमी में मैं रुका रहा। फिर चौथे अटेम्प्ट में इतनी प्रैक्टिस के बाद, उसके बाद भी फेल, 5वें अटेम्प्ट में फेल, 6वें अटेम्प्ट में फेल, फिर एक मर्सी धक्का अटेम्प्ट होता है ना, ग्रेस अटेम्प्ट, वो करा गया मेरे, खास और मेरे लिए अरेंज हुआ था वो। ये सब्जेक्ट कौन सा था? मार्चिंग का, मार्चिंग वही परेड का। ओके। और ये फौजी के लिए बड़ी अच्छी वो शान की बात है, डील डॉल और बेरिंग, मिलिट्री बेरिंग। अब जब मर्सी अटेम्प्ट में ही फेल हो गया मैं, तो मेरा मार्चअप, मेरी हाजिरी हो गई कमांडेंट साहब के आगे। मेजर जनरल अवस्थी साहब थे, राजपूत रेजिमेंट के, बड़ी बड़ी मूछें थी। आई एम स्टिल इन टच विद देम, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं वो। तो उन्हें पूछा, बेटा तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड, वो डॉजर कहते हैं उसको फौज की लैंग्वेज में, वो एक फ्रेंच वर्ड है, तो मेरे सामने है, तुम अच्छा कर रहे हो, मगर तुम मार्चिंग टेस्ट में बार बार फेल क्यों हो रहे हो, बरकरार लगातार फेल हो। तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा सर मैं अपनी ट्रेनिंग करने आया था, मेरे फादर ने कहा था बेटा अकेडमी में अच्छा करना, नाम रोशन करना, और हमें तुम्हें नाज फ़ख्र होना चाहिए, मगर सबसे ज़रूरी बात, अहम बात ये याद रखना कि तुम्हारी परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो फेलिंग कंसिस्टेंट तो रही कम से कम, वो टॉपिक रहा। ह्यूमर आपको थोड़ा गेट आउट कर देता है सिचुएशन में ना, मतलब क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद वो हंसे, कमाल का आदमी है यार, बड़ा ब्लडी चैप, इसको पास कराओ। पास तो करवा दिया मेरे को, मतलब धक्का मार के। मगर 6 सितंबर 2003 को हमारी पासिंग आउट परेड थी। शर्त ये थी कि मैं पासिंग आउट परेड में शरीक नहीं होऊंगा, हिस्सा नहीं लूंगा मैं। ये देहरादून में जो होती है? देहरादून में होती है, वैसी पैरेलली हमारी ओटी में होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में। ओके। तो मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था, तो मैं परेड में शामिल नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स आए थे सब, मेरे ब्रदर लॉ नेवी में सर्विस कर रहे हैं अभी, वो भी आए थे, वर्दी डाल के, सब फौजी ख़ानदान तो है ही है, सब फौजी हमारे ख़ानदान के आए थे। और मैं परेड में था नहीं, बड़ी शर्म की बात है, मैं छुप गया पीछे कहीं पे। मेरी मदर और भी स्मार्ट है, मैंने कहा मैं मध्य लाइन में होऊंगा ताकि नज़र ना हो। वो बाइनोकुलर लेकर आई थी। ओके। अब मैं दिखा नहीं कहीं पे। अब तो वो चोट 87 की, 2003 की ये दिल में थी। फिर मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने, जब मेरे को, मैं नागालैंड में था, नॉर्थ ईस्ट में, तो मुझे फ़ोन किया। मैं कंपनी कमांडर था, चाली कंपनी का, मेजर साहब। तो उन्होंने बोला तुम्हारी परेड कैसी है। मैंने झूठ बोल दिया
कि हाँ सर अच्छी है, क्यों लंबा 6 फुट हाइट है, 6 पैक एब्स थे उस टाइम पे, अभी भी है थोड़े बहुत तो मैं कहा सर अच्छी है, तो मैं ठीक है, तो मैं सिलेक्शन के लिए भेज रहा हूँ असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल दीवानपुर में। तो यार वहाँ पे मैं जब गया सिलेक्शन के लिए, 25 ऑफिसर वैभव, एक से एक धुरंधर, 25 ऑफिसर एक लाइन में खड़े हुए थे। उनको देख के मैं थोड़ा घबरा गया था कि भाई इनके आगे तो कोई नंबर है ही नहीं मेरा। अब 25 में से 10 में से 5 मैं था, उनमें से 5 में से 3, और 3 में से 2 ऑफिसर सेलेक्ट हुए थे जो दिल्ली आए थे। और मेरे फादर तब आर्मी में थे, तब डिप्टी चीफ थे, वो उनकी पोस्टिंग जाहिर सी बात है, चीफ एंड द वाइस चीफ एंड डिप्टी चीफ आए इन दिल्ली। तो मुझे लगा दिल्ली आने को मिलेगा, नंबर 2 भी आ जाऊँ मैं। तो मैं नंबर 2 एज एन एडम ऑफिसर सेलेक्ट हुआ था मैं। ओके। और कैप्टन सूद कंटिजेंट कमांडर सेलेक्ट हुए थे। मगर कुछ ऐसा हुआ कि कैप्टन सूद नहीं आ पाए बेचारे परेड के लिए, तो आखिरी तौर पे मैं आई स्टेप्ड इनटू हिज शूज एज अ कंटिजेंट कमांडर, और मैंने जोश में धड़ाधड़ प्रैक्टिस शुरू कर दी। एज रिजल्ट क्या हुआ, मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर शुरू आ गए, क्योंकि जब मैं स्टैंपिंग के लिए लेग मारता था ना जमीन पे, तो चिंगारियां निकलती थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, एंड आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग, ये फैक्ट है ये। बिल्कुल स्टील टॉप बूट्स होते हैं ना मेरे ख्याल से, स्टील टॉप बूट्स में अगर आप मारोगे एसफॉल्ट पे, सड़क जो आपकी होती है, तो डेफिनेटली मैं मान सकता हूँ। तो ऐसी चिंगारियां निकलती थी और मेरे पाँव में हो गए स्ट्रेस फ्रैक्चर। और एक दिन मैं गिर पड़ा, तो एम्बुलेंस फायर वो स्ट्रेचर पे बुलाया, ले गए मिलिट्री हॉस्पिटल, और वहाँ पे ऑर्थोपेडिशियन दिखता है, एक्सरे कराता है, बोलता है भाई तुम्हारे पाँव में तो ज़बरदस्त फ्रैक्चर हो रखे हैं, तुम तो परेड नहीं कर पाओगे। मैंने कहा नहीं सर, परेड तो मैं करूँगा, दुनिया की कोई भी ताकत मेरे को यहाँ से अब रोक नहीं पाएगी। मैं तो दूर आया हूँ, क्योंकि इसके पीछे गहरे जख्म है, बहुत पुराने, वो घाव अभी ताज़ा है। नहीं यार तुम पागल हो क्या? मैं नहीं सर। फिर आप यकीन नहीं मानोगे वैभव, मैं फौजी डॉक्टर के पास नहीं गया, क्योंकि उसके पास पावर थी। मेरे को आरटीओ इज रिटर्न टू यूनिट नागालैंड भेजने की। मैं सिविल डॉक्टर के पास गया, खर्चा ज़्यादा हुआ, कोई बात नहीं। उन्होंने भी बोला, यही सी चीज़ बोली कि तुम्हारे तो पाँव में फ्रैक्चर है। अब मैंने, अब क्या सर, आप ठीक करिए ना इनको, कि भैया मैं डॉक्टर हूँ यार, कोई कार का मैकेनिक थोड़ी हूँ कि ठीक करें। मैंने वे तो फिर आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने पेन किलर्स कंज्यूम करें, कोई ये ना करे, गलत काम किया मैंने, बट स्टिल वो पैशन, जज्बा, जुनून, पागलपन होना बहुत ज़रूरी है यार। कुछ अगर हासिल करना है तो पागल होना ही पड़ेगा, बिना पागलपन के आप नहीं कर पाएंगे कुछ हासिल। तो वो जुनून सिर पे सवार था मेरे, तो मैंने पेन किलर्स लिए और जहनी ताकत से, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हम हार गए ना, तो हम जहनी तौर से हम हार जाते हैं। अगर हम सोचते हैं यहाँ से कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाते हैं। लेकिन अब ये जो फीलिंग है, मैं अभी जब आपका नाम भी बता रहा था, जब टीवी पे भी हम सुनते हैं, मैं इस बार की परेड भी देखने गया था, तो जब लोग नाम सुनते हैं अपना और टीवी पे भी, जब आप परेड कमांड कर रहे थे, प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल शायद वहाँ पर होंगी, वहाँ पर देखना, आइज राइट करके सैल्यूट करना, वो वाली फीलिंग पे मेरे को बताइए कैसा रहता है वो? भाई अभी भी मैं याद करता हूँ वही वाली फीलिंग, आपने याद दिला दी। मतलब मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं कई बार, क्योंकि मैं थोड़ा आर्मी से वैसे भी थोड़ा कनेक्टेड रहता हूँ, मैं थोड़ा रहता है मेरे को थोड़ा वैसा जज्बा। लेकिन जब आप रहते हैं सामने और आपकी फुटेज है, डीडी के कैमरे आपको फॉलो अप कर रहे हैं, नाम दिया जा रहा है, फिर एक ऊपर इंडिया गेट के ऊपर कैमरा होगा, आप पे पैन कर रहा है, आपकी यूनिट पे पैन कर रहा है, आप तो बिल्कुल स्वॉर्ड लेके आईज राइट डाउन करके आप कर रहे हैं, वो फीलिंग तो मैं उम्मीद अनमैच्ड है वो, अनमैच्ड। मतलब दुनिया की कोई भी ताकत, मतलब कोई भी, आप मेरे को बहुत बड़ा एक अवार्ड मिल जाए ना, इसके आगे फीका है सब कुछ, दुनिया फीकी है इसके आगे। और ख़ास बात ये है, अहम बात, ये एक लेसन भी है इन इंटीग्रिटी। बताऊँ क्या हुआ था, जब 26 जनवरी की परेड शुरू हुई, हमारा दस्ता बिल्कुल बीएसएफ के ऊँटों के पीछे था। और बीएसएफ के ऊँट जब चलते हैं तो बहुत गंद आता है पीछे से, और मगर कुछ लोग साफ करते हुए जाते हैं रास्ते में। जब वो चल रहे थे, देखो सोच के भी वो माहौल ऐसा क्रिएट हुआ कि वो खांसी भी आ गई मेरे को तो वो स्मेल भी आती है, यू नो, इट्स डिफिकल्ट। तो हम चल रहे थे तो मेरे पाँव में फ्रैक्चर होते ही थे, और आपकी वर्ड ऑफ कमांड इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि अगर, क्योंकि पीछे मिलिट्री बैंड प्ले कर रहा है, बिल्कुल, और अगर आपकी वर्ड ऑफ कमांड इतनी तेज़ नहीं हुई कि मिलिट्री बैंड को ओवरशैडो करते हुए आपकी वॉइस थ्रू, और आप चिल्ला बाहर रहे हो, आपके जवान पीछे हैं, वो आपका वर्ड ऑफ कमांड सुन नहीं पाएंगे, तो कदम हमारे टूट जाएंगे पूरे। तो वर्ड ऑफ कमांड में दहाड़ा बिल्कुल शेर की तरह, और जब राष्ट्रपति को सलामी दी मैंने, भैया वो फीलिंग अलग ही है वो, मतलब यू कांट डिस्क्राइब दैट। मगर अहम बात ये है, जब मैंने इंडिया गेट से बाएं मुड़े, तब कोई भी स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस, कैमराज, मीडिया कोई नहीं था हमारे पास। अब मैं चाहता तो लाल किले तक मैं आराम से टहल के या एम्बुलेंस में बैठ के, मेरी जिप्सी थी उसमें बैठ के आ सकता था, ना, क्योंकि कोई देख नहीं रहा।
कोई देख नहीं रहा, कोई बात नहीं, मगर मेरे जवान तो मेरे को देख रहे हैं, बिल्कुल। वो क्या बोलेंगे, यार साहब में दम नहीं है यार। तो मैं कहा नहीं, मैंने कटाकट कदम मिला के चला। उस दिन मेरी मंगनी हुई थी 26 जनवरी को 2008 को, ओह! एंगेजमेंट। उस दिन नहीं हो पाई, बिकॉज जाहिर सी बात है परेड के बाद बुरे हाल में था मैं बहुत। बाद में हुई, मगर हुई खैर से, एंड ऑब्वियसली द सेम पर्सन अगेन, एंड या तो वो फीलिंग अलग ही है भाई, एंड वो हमेशा रहेगी मेरे साथ वो फीलिंग। वो फीलिंग रहती है। और ये थोड़ा एक पॉम्प एंड शो का मौका होता है, लेकिन पॉम्प एंड शो के अलावा आप हैंड्स ऑन मिलिट्री ऑपरेशन में भी रह चुके हैं। ये भी मैं कहता हूँ कि एक जो सर्विंग पर्सनल है उसके जीवन में बड़ा कम आता है। आप सिर्फ एक मौके के लिए प्रिपेयर करते हैं। मैं कहता हूँ मैंने शायद एयरप्लेन पायलट से ज़्यादा सीखा है। हाँ। प्लेन उड़ाना आप शायद 2 दिन में या 1 हफ्ते में सीख जाएंगे। बाकी फिर जो आपको पायलट की ट्रेनिंग होती है वो ये होती है कि भैया अगर ये प्लेन डूबने को आ जाए तो आपने क्या करना है। सर्वाइवल ट्रेनिंग होती है, और वही मैं कहता हूँ आर्मी वाली की भी होती है कि अगर गोली चलाने वाली होगी तो आप चला देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे बचना है, क्या करना है, कैसे टैक्टिकली अटैक करना है या डिफेंस करना है, इसी की ट्रेनिंग आपकी जीवन भर चलती है, और एक सर्विंग के टाइम तो चलती है। कॉम्बैक्ट के ऑपरेशन में आने का लोगों को मौका बड़ा कम मिलता है, उसको वहाँ पे फ्रंट लाइन पे जाने का लोगों को बड़ा कम मौका मिलता है। आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से थे जिन्होंने हैंड्स ऑन वो एक्सपीरियंस किया है। वो वाला आपका सबसे रिस्कीस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे दिल बहुत करीब है। देखिए क्या हुआ था कि 6 सितंबर 2003 के बाद हम ऑफिसर बन गए, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमीशन मिल गई हमको। 28 सितंबर को गनर्स डे होता है, तो मैं रेजिमेंट में था अपने जम्मू कश्मीर में, हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, और मैं जो लास्ट पोस्ट है इंडियन आर्मी की, हमारे देश की बल्कि, वो मैं मैन कर रहा था, लास्ट पोस्ट, और हमारे सामने थी पाकिस्तानी पोस्ट, और उनकी पहली पोस्ट या उनकी भी लैंड की लास्ट पोस्ट हम कह सकते हैं एक तरीके से, और बीच का वो 30 मीटर के फासले पे थी, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट। 30 मीटर को कुछ भी नहीं होता, ये पत्थर मारोगे ये 30 मीटर जाएंगे, और बीच में फेंसिंग थी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हम उनके किचन की आवाज़ें, टंग टुंग, बर्तन रखना, चम्मच रखना, ग्लास, पूरी आवाज़ आती थी वहाँ, इतने पास है, इतने करीब थे हम। और हम वहाँ पे मच्छरदानी का प्रयोग करते थे। मच्छरदानी मच्छर से बचने के लिए नहीं, केवल मच्छर से बचने के लिए नहीं, क्योंकि जंगल इलाका था, अंडरग्राउंड बंकर में रह रहे थे हम। वहाँ पे सांप, बिच्छू, गिरगिट, रेप्टाइल बड़ी आम बात थी। और सुबह को अगर आप नहीं लगाओगे मच्छरदानी तो सांप आ जाएगा आपके ऊपर। और सुबह को हम बूट झाड़ के पहनते थे कि भाई सांप बिच्छू ना बैठा हो ना, सांप तो बैठा ही होएगा, कंफर्म है। कंफर्म है। बिच्छू तो बैठा ही होएगा, पहले उसको भगाओ। अरे हमने नाम रख लिए थे, सेम सांप आ रहा है, जूता बैठ रहा है। ओके, वो पेट्स बन गए थे हमारे, एक तरीके से एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया था कि इस सांप का नाम ये, इस बिच्छू का नाम ये, इस चिपकली का नाम ये, इस गिरगिट का नाम ये, मतलब अलग अलग नाम थे। और तो अब क्या हुआ था, क्योंकि हम लोग पोस्ट पे थे, फॉरवर्ड पोस्ट पे थे बहुत, और एक रिवर है उसको कहते हैं मुनावर तवी। तो वो हम जिप्सी में हम क्रॉस कैसे करते थे, एक कराज इज लाइक 8 पहिए की ट्रक होती है ना, बड़ी वाली, शिप की तरह ऑलमोस्ट चढ़ती है, उसके ऊपर पिगी बैग डाल के अब जिप्सी वो कराज क्रॉस करती थी। फिर हम जिप्सी को निकाल देते, फिर हम आगे जिप्सी को, फिर एक पॉइंट तक जिप्सी जाती थी, फिर कच्चा ट्रैक है भैया। फिर बैटल लोड 25-35 kg लेकर आप कंधे पे, हथियार एमुनेशन लेकर, कई बार तो मौके मिलते थे कि आप बैटल लोड की इतना वजन है, क्या लोगे, राशन पानी या गोलियां? हमने कहा हम गोलियां ले जाएंगे भाई, जाहिर सी बात है। तो अच्छा, फिर 2004 में क्या हुआ, अखबार आते थे वहाँ पे 10 दिन लेट, क्योंकि फॉरवर्ड पोस्ट थी, जब राशन पानी गाड़ी आएगी हेडक्वार्टर से वही सब लेकर आएगी ना, बिल्कुल, चिट्ठियाँ सबकी, वो तो वो संदेश आते हैं, सुना होगा ना। तो उस टाइप से वो चिट्ठी, तो 2004 में मैंने पढ़ा कि नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, इम्फाल में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, एलिजिडली मनोरमा देवी रेप केस, जहाँ पर जो मायरा पाइबीज हैं, दे आर द मदर ऑफ मणिपुर, जो माइते लेडीज़ हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करी है अगेंस्ट आर्मी, अगेंस्ट असम राइफल्स, अपने कपड़े खोल के, और उन्होंने बोला है गो बैक इंडियन आर्मी प्लीज़ रेप अस, असम राइफल्स प्लीज़ रेप अस, ऐसे करके। तो मैंने देखा कि भाई ये तो बहुत डिस्टर्बिंग बात थी, और उस दिन हमारे CEO के आदेश भी आ गए थे कि भाई ऐसा हुआ है मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में ऐसा ना हो कुछ, आप जब सिविलियन से डील करो तो एक कायदे से डील करो। अब मुझे नहीं मालूम था कि कुछ महीने बाद मेरा तबादला वहीं पे हो जाएगा।
जो ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया था। हाँ, जो ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया, तो वहाँ से मेरी पोस्टिंग आई एज ADC टू GOC स्पेकोर। एंड अब जब मैं वहाँ पर आया तो माई वे ऑफ ऑपरेटिंग वॉज टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स, क्योंकि भाई लोग अपने हैं यार, कोई पाकिस्तान या चीन से तो आए हैं नहीं, हिंदुस्तानी हैं, भड़क गए हैं, उनको थोड़ा उनकी डिमांड्स कुछ हैं। तो हर 3 महीने में मैं ब्लड डोनेशन करता था अपना, मेरा सर्टिफिकेट है रेड क्रॉस सोसाइटी से, और उनकी भाषा सीखी मैंने वहाँ पे, उनका रहन सहन, डील डॉल, रहने सहने का तरीका सीखा। उनको लगा, महसूस हुआ कि भाई ये जो फौजी है ना, ये हमारे साथ का है, कोई हमारा भाई है, हमारी हिफाजत के लिए, हमारी रक्षा के लिए है, हमारे खिलाफ नहीं जाएगा ये बंदा। और उनका दिल जीतना है भाई, और बंदूक से पीस कभी नहीं आती भैया, बंदूक से पीसेस ही होते हैं। बंदूक तो थी अपने हिफाजत के लिए, अटैक करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, वो अलग बात है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक ये वाक़या है, वहाँ पर मैं इतना लगाव हो गया था नागालैंड से, मणिपुर से, त्रिपुरा से। एज ADC वी वर कवरिंग 3 कोर, जो स्पे कोर थी वॉज कवरिंग होल ऑफ मणिपुर, होल ऑफ नागालैंड, होल ऑफ मिजोरम, होल ऑफ त्रिपुरा एंड साउथ असम। अच्छा, तो तो बेसिकली 4.5 स्टेट्स की जिम्मेदारी 3 कोर में थी। जो GOC साहब थे उनका मैं स्टाफ ऑफिसर था, उनका मैं ADC था। एंड तो इतना लगाव हो गया था कि मैंने वॉलंटियर किया असम राइफल्स की पोस्टिंग के लिए। अब ये सुनिए, अब मज़े की बात, 2008 की बात है ये, मार्च की। हम लोग कोहिमा में पोस्टेड थे, कोहिमा से हम जा रहे थे दीमापुर फ्लाइट पकड़ने के लिए। और जो IG साहब थे, इंस्पेक्टर जनरल साहब, उनके आदेश बड़े क्लियर थे, स्पष्ट थे कि 2 से ज़्यादा ऑफिसर एक गाड़ी में नहीं जाएंगे। ऑब्वियस रीजंस कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, एम्बुश हो गया, ID ब्लास्ट हो गया, बुबी ट्रैप हो गया, कुछ तो ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं ना हो ऑफिसर की। बिल्कुल। हम लोग कई बार ना गलती कर देते हैं गुडविल में, नियत इंटेंशन अच्छी होती है। तो हम लोग 4 ऑफिसर थे और एक NCO नॉन कमीशन ऑफिसर हवलदार साहब थे जो गाड़ी चला रहे थे, और हम 4 ऑफिसर एक गाड़ी में हार्ड टॉप वाइट जिप्सी में बैठ गए और कोहिमा से उतरे हम पहाड़ों पे से नीचे। और जब पहाड़ी इलाका है तो नेटवर्क नहीं आता, उस टाइम पे WhatsApp था नहीं, तब SMS था, 2008 की बात है ये। तो एक जगह आती है मेड्जिफेमा, घास पानी, फिर एक जगह आती है चुमुकदीमा, चुमुकदीमा के बाद आता है दीमापुर, जहाँ पर एयरपोर्ट है। तो हमने मेड्जिफेमा क्रॉस किया, चुमुकदीमा हम क्रॉस कर ही रहते तो हमें SMS आया है कि आपकी फ़्लाइट डिले हो गई है 1-1.5 घंटा, क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत तेज़ बदलता है नॉर्थ ईस्ट में। अब क्या करें वहाँ पे, कहाँ घूमें? तो मैं कहा अरे मैं इस इलाके को अच्छे से जानता हूँ, मैं यहाँ पहले रह चुका हूँ। ये एक पहाड़ी है यहाँ पे, बड़ी खूबसूरत पहाड़ी, उसके ऊपर जाएंगे, एक वाटरफॉल भी है और बारिश होने वाली है, ऐसे हो सकता है कि रेनबो भी फॉर्म हो जाए वहाँ पे, वहाँ चलते हैं। तो हमने कंसेंसस बनाया, ठीक है वहाँ चलते हैं। एंड तो हमने जिप्सी को ऊपर ले ही जा रहे थे, ऊपर 4x4 में डाल के कच्चे ट्रैक पर चढ़ रहे थे। तो अचानक से ना एक साउंड जिप्सी के ऊपर धाड़ करके गिरता है। क्या हो, जिप्सी हिल गई पूरी। तो हम देखा, क्या देखते हैं, जिप्सी के बॉनेट पे हम देखते हैं कि फौजी कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो होती है उसमें एक आदमी बैठा हुआ है और उसने विंडस्क्रीन तोड़ दिया है और अपनी गन से, अपनी राइफल से हवलदार थापा, जो नॉन कमीशन ऑफिसर थे, जो ड्राइवर थे जिप्सी के, उसके गले पे लगा रखी है जिप्सी अपनी ये गन, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वही वाला सीन। और हम चौंक गए बिल्कुल, वी वर फ्रोजन, हो क्या रहा है। तो पहली चीज दिमाग से क्या निकलती है, डोंट शूट, डोंट शूट, डोंट शूट, वी आर फ्रेंड्स, डोंट शूट। तो उसके बाद 1 सेकंड में हमारे दाएं तरफ से 4-5 लोग निकल कर आते हैं, पता नहीं कहाँ से, अंडरग्राउंड कहाँ से निकल कर आए। कॉम्बैट ड्रेस पहन रखी थी, वो श्रब्स, पत्ते वत्ते लगा रखे थे ऊपर, हथियार थे, और बाएं तरफ से और 4-5 लोग निकल कर आते हैं। अब हम घिर गए हम, और हम थे सिविल ड्रेस में निहत्ते, और हम उनके कैंप, अब हमें एहसास हो गया हम उनके कैंप के अंदर हैं, अब क्या करें। तो हमने गाड़ी खोली और हाथ ऊपर करे और नीचे हम उतरे गाड़ी में से। हम जैसे उतरे, हमको आंखों पे काली पट्टी बांध दी, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया और हाथ पाँव बांध दिए हमारे। और हम लोग वहाँ पर, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पे। वहाँ पे हम लोग, वहाँ पे हमें नील डाउन करवा दिया। और हमको ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाया जाता है कि आप दुश्मन के सामने कभी पीठ मत दिखाएगा और घुटने मत टिकेगा, मर जाओ वहाँ पे, कोई बात नहीं, मंजूर है। यार मजबूरी थी, हम घुटनों के बल
और हाथ पांव बंधे हुए, आपके पास कोई हथियार नहीं। हथियार नहीं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई। अब उनका जो सेल्फ स्टाइल कंपनी कमांडर था, उनका जो लीडर था वहाँ पे, वो ग्रुप था NSCN-IM, जो बहुत ही ड्रेड, खतरनाक, खौफनाक ग्रुप वहाँ पे माना जाता है। वो उनका जो वहाँ के जो नागालैंड में ना अलग ट्राइब्स हैं, जैसे कि मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आओ ट्राइब है, कोहिमा जखामा में अंगामी ट्राइब है, मॉन ट्विनसैंग में कोन्याक ट्राइब है, चकाबामा या फुटजीरो में चकेसांग ट्राइब है, सुनोबुटो में सेमा ट्राइब है, बोखा में लोथा ट्राइब है। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग ट्राइब। एक तांकुल ट्राइब है जो कि उखरूल एक जगह है मणिपुर के अंदर, मणिपुर नागालैंड बॉर्डर पे आती है तकरीबन। तो वहाँ पे जो तांकुल्स मैनी NSCN-IM के लोग तांकुल डोमिनेट होते हैं, जिनके जैसे कि उनके सरनेम्स हो गए जैसे कि शिमरैंग, शीशक या खातिंग, इस टाइप से इनके सरनेम। तो मुझे वहाँ की पहचान वहाँ की अच्छे से मालूम है, क्योंकि मेरे जो प्रीवियस बॉस थे वहाँ पे असम राइफल से पहले, उन्होंने इंश्योर किया था कि मैं नागालैंड के बारे में सीखूं, मणिपुर के बारे में सीखूं। अब जब उनके कब्जे में थे तो उनका सेल्फ स्टाइल कंपनी कमांडर, हालांकि फ्रॉम द आउट ट्राइब, वो बोलता है हमको, आप फौजी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप बेफिक्र रहिए, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब वो इतना कहता है ना कि राहत एक सांस आई कम से कम कि भाई, और सीज फायर तो था ही नागालैंड में, तो अब ये बाकी में शायद नुकसान ना पहुंचाए। उन्होंने कोई बदसलूकी, ज़बरदस्ती या बदतमीजी नहीं कही हमारे साथ। बड़े, हाँ, बांध लिया वो अलग बात है, मगर इज्जत से पेश आए थे वो। उसके बाद भी ऑनर था उनमें, वो ऑनर मैं कमालदार देता हूँ उनकी आज तक। उसके बाद फिर हम कुछ देर उनके कैंप में रहे। फिर उनके मोटरोला सेट पे ऑर्डर आता है उन्हीं की भाषा में, जो मैं समझता हूँ, जो उनके कमांडर का ऑर्डर था। उनकी कमांडर एक लेडी महिला थी, और वो ऑर्डर था, इन सब को गोली मार दो, अभी ख़त्म करो किस्सा। तो वो नेगोशिएट करने की कोशिश करता है कि नहीं मैडम, मैं तो इनको बोल चुका हूँ, ज़बान दे चुका हूँ। और मेरा ऐसा तजुर्बा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं ना, वो अपने ज़बान के पक्के होते हैं, वो कभी अपनी ज़बान से मुकरते नहीं हैं, ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, उसूलों के पक्के होते हैं। तो उसने बोला कि भाई मैम, मैं तो अपना ज़बान दे चुका हूँ, आपको जो बोला जाए वो करो, ये आदेश है। अब उनका जो सेल्फ स्टाइल कंपनी कमांडर हमारे सामने आके खड़े होता है, मुझे तुम सा आओ, उनका नाम था। वो कहता है, भाइयों माफ़ करना, मेरे को बहुत, मैं जानता हूँ आपके बहुत प्रश्न है ये। नहीं, मैं जब डेट पे बात कर रहा था तो एक वजह थी कि आप उसी तरफ आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। तो माफ़ करना कि मेरे को अपने ऑर्डर में कमांडर ने बोला कि आपको गोली मारने के लिए आपको ख़त्म करना पड़ेगा अभी यहाँ पे, और हम वहाँ पे बंधे हुए हैं बिल्कुल, और हम बस सुन रहे हैं उसको कि आपको गोली मारनी है, आप माइंड मत करेगा, गोली मारनी है, आप माइंड मत करिएगा, आपको जान से मारना है, आप माइंड मत करिएगा। अब क्योंकि मेरे कमांडर ने बोला, अब हम समझ नहीं आ रहा क्या करें। अगर मैं आपको ये बताऊं वैभव कि मैं बहुत बहादुर था उस टाइम पे, फने खां था, शेर था, बिल्कुल कोई डर नहीं लगा मेरे को, मैं सरासर झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना भाई, डर लगा था सच में, वाकई में मैं सच बताऊं मैं आपको। बस फ़र्क ये था कि हम अपना डर दिखा नहीं रहते, हम उनको बस दिल के अंदर क्या महसूस हो रहा है और बाहर क्या महसूस, वो अलग था बिल्कुल, रात दिन का फ़र्क था उसमें। और मेरे बाजू में एक डॉक्टर साहब थे, आर्मी के RMO साहब थे, बड़े बहादुर, सबसे बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, अभी भी हम टच में, अभी बात हुई थी उनसे कुछ दिन पहले। वो मेरे कान में आके क्या विस्पर करते हैं, अली, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ यार कि तुम हमें यहाँ पे लेकर आए। अब जो भी हो ना, 1-2 मिनट के बाद मुझे कोई गम नहीं। मैंने ऐसा डॉक्टर बस सुना था कि ऐसा होता है यहाँ पर, हथियार लेके वर्दी पहन के घूमते हैं उग्रवादी यहाँ के, कभी ऐसा देखा नहीं था। आज वो भी देख लिया मरने से पहले, मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है। मैं चुप रहो, गोली आने वाली है, मरने वाले हैं। अब कहता है, जेंटलमैन, अपने प्रार्थना करिए, भगवान को याद करिए और मेरे को माफ़ करने की कोशिश करिएगा आप। इतने में एक फायरिंग स्क्वाड, जिसको हम देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आंखें बंदी हुई थी हमारे पीछे, बूट्स की आवाज़ आ रही थी, हमारे पीछे आके खड़ा हो जाता है और हथियार कॉक करता है वो हमारे पीछे, और वो एक साउंड आता है ना, मेटल अगेंस्ट मेटल, जब आप हथियार कॉक करते हैं, खटाखट खट खट ऐसे करके आवाज़ आया। तो गन यहाँ पर और हम लोग बंधे हुए, कहता है स्क्वाड रेडी, तो पीछे से स्क्वाड आंसर करता है, रेडी सर, ओके, 1 2, और स्क्वाड बिल्कुल रेडी था। हमें पसीने छूट रहे हैं,
मेरी जो बनियान थी ना अंदर से पहाड़ पे पसीने में तर हो रही थी। मेरे को अपनी यहाँ की जो नसें होती ना वो आई कुड फील देम वाइब्रेटिंग एक्चुअली, डर के मारे। मगर मैं डर दिखाई नहीं था बिल्कुल भी, चेहरे पे फिर भी मुस्कुराहट थी, फिर भी वेरी काम कंपोज, कोई माथे पे शिकन नहीं, कुछ नहीं, मस्त खड़े बैठे हुए थे वहाँ पे। अंदर से भैया बैंड बजी हुई थी, ठीक है। अब वो 3 बोलने ही वाला था, जैसे कि पिक्चरों में दिखाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल हूबहू वही सीन। एकदम से क्या होता है मेरे को, मैं बोलता हूँ उसको, आई मुझे तुम जाओ एक बार आई भी तो ताके भी भाई बता মই লাগা না মালি বাস এবিবি দাগে আছে আপুনি লগতে লগ পাই কিনা বেছি বেছি খুঁজি পাইছে, আপুনি খাইছে খাত নাই, পিস লাগা দাম কিমান আছে, আপুনি কোথায় আছে, আপুনি কি করে আছে। तो उसकी भाषा में बात करनी शुरू कर दी मैंने, वहाँ की भाषा आती है मेरे को। तो वो काफ़ी सरप्राइज हो गया, हैं ये हमारी भाषा कैसे बोल रहा है, इसे खोलो। तो हाथ खोले और फिर आँख पे से पट्टी हटाई और धूप में देखी नहीं थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो आंखों में से मैं उसको देखा, फिर मैं उसको देखा, उसने मेरे को देखा। फिर उसकी भाषा नागामी से बात नहीं करी मैंने, उससे मैंने आओ की भी ना, आओ में चुंगली चांकली है, एक मुंगसुन है, तो उससे मैंने मुंगसुन में बात करी। मैं बोला मैं तुमसे आओ खुमा लेयर छुंगा लेयर छुंगा तांग लेयर नाखून बिल्कुल ही लेयर। हैरान हो गया कि कहाँ से, बहुत हैरान हो गया। अनएक्सपेक्टेड ही, मतलब लोकल भी नहीं, सेमी लोकल, अल्ट्रा लोकल भाषा में बात कर दी। हाँ, नीना मेन में तुम तो नीना मेन में चोंगर में चौ, उसकी भाषा में बात करी। और उसके बाद उन्होंने हमारे लिए वाई नूडल्स होते हैं, तैयारी चाऊ चाऊ वहाँ पे बड़े पॉपुलर हैं, जैसे यहाँ पे मैगी टॉप रामेन है, वो बनाए। फिर हमने चाय बनाई, और चाय आई वाज से द टी वाज फैंटास्टिक। जैसे कि ग्रुप कैप्टन अब तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने कहा था ना, पाकिस्तान के कैडेट, द टी वाज फैंटास्टिक। भाई हमने मस्त चाय पी, और हम, आप यकीन नहीं मानोगे, हम निकले वहाँ से बिना खरोच के, हमको जाने दिया। हाँ, जिप्सी तोड़ दी थी, विंडस्क्रीन डैमेज हो गया था, वो अलग बात है, मगर हम में से किसी एक पे एक खरोच नहीं आई भाई। 2 मिनट पहले सर पे बंदूक थी। हाँ, आप बताओ, तो ये चमत्कार था। खतरा, ये सबसे आपका नियर डेथ एक्सपीरियंस रहा होगा सबसे ज़्यादा खतरनाक। और भी ये मगर सबसे ज़्यादा ये याद रहा है। खतरे लेने की बात हो तो एक तारीख का मैंने जिक्र किया था, एक तारीख और आपके जीवन से जुड़ी है। वो तारीख थी 14 फरवरी 2019 की, जस्ट आफ्टर पुलवामा अटैक। हाँ, आपने एक लेटर लिखा जो था जैश ए मोहम्मद के नाम, ओपन लेटर, और आपने उनको सीधा एक चुनौती, मैं कहूँगा चुनौती दे डाली। उसके बारे में बताएं। मैं सुबाजय के फिल्म स्कूल है, विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, वहाँ पे पढ़ाया करता था मैं। तो फिर मैं अपना लेक्चर ले रहा था, जो एक्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, यंगस्टर्स, उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा था वहाँ पे। और जैसे ही वो ख़त्म हुई क्लास, मेरी एक दोस्त हैं, वो मीडिया में थी, सिमी पाशा, उनका फ़ोन आया कि भाई वो एक इंटरव्यू करना चाह रही थी। तो एकदम से 2 मिनट बाद सिमी ने बोला, अरे एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। और वो 2 मिनट कभी हुए नहीं उसके बाद, वो आज तक नहीं हुए वो, मगर हम भी टच में हूँ। फिर मालूम पड़ा कि JNK में पुलवामा में हमारे ऐसा घातक हमला हो गया था, कायराना हमला हो गया था। वहाँ पर हमारे 40 CRPF के बहादुर जाबाज फौजी वहाँ पे मारे गए थे। तो मैं बहुत डिस्टर्ब था उसको लेके। उस दिन रात को मैंने बैठ के, एक वीडियो सामने आया सुसाइड बॉम्बर का, बकवास कराया वो बंदा, तो मैं गुस्सा आया, खून खोल गया उसको देख के मैं। तो मैंने एक ओपन लेटर लिखा टू जैश ए मोहम्मद द टेररिस्ट आउटफिट, ऐसे ही अपना गुस्सा ठंडा करने, टू वेंट आउट माई फीलिंग्स। और वो लेटर उसमें मैंने बहुत डंडा मारा, गोलियों से नहीं, डंडे से नहीं, अपने अल्फाजों से। और वो लेटर मैंने अपने फेसबुक पे लगाया, बस ऐसे टू वेंट आउट माई फीलिंग्स, जो फ्रेंड्स देख लेंगे जो फेसबुक पे कनेक्टेड हैं। और मैं सो गया। अगले दिन दोबारा जाना था मेरे को विस्लिंग वुड्स। और जब मैं, सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, अपने फ़ोन को चेक करते हैं, तो नोटिफिकेशन कितने आ रहे, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने वो। तो मैं देखा कि वो लेटर जो मैंने लगाया था फेसबुक पे, जितने मेरे फ्रेंड्स नहीं होंगे इतने फेसबुक पे, उससे मल्टीप्लाई बाय उसके मिलियन से ज़्यादा शेयर हो गए थे वैभव। शेयर, व्यू नहीं बात कर रहा मैं, शेयर। तो यानी कि वो लेटर कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट कर गया था। जो पढ़े वो शेयर करे, एक बार नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई आप दोस्तों को बोल दो, यार प्लीज़ यार शेयर कर दो। दोस्त बोले हाँ कर दूंगा, वो बंदा करता ही नहीं है शेयर। कई बार ऐसी चीज़ें आपको कनेक्ट कर जाती हैं, आप बंदा बोलेगा नहीं शेयर करो, आपका दिल करता है इसको फैमिली ग्रुप में भी डालूँ, स्कूल ग्रुप में भी डालूँ, वहाँ पे भी डालूँ, वर्क ग्रुप में भी डालूँ, अपने कॉलोनी के ग्रुप में भी डालूँ। तो हर जगह पे वो शेयर हुआ था वो लेटर।
उसके बाद मेरे को हिंदुस्तान में कोई एक चैनल ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ पे कॉल्स नहीं आई इंटरव्यू के लिए कि भाई आपने क्या। तो फिर मैं बहुत बड़े एक चैनल है, नेशनल चैनल, उनके स्टूडियो में बैठा हुआ था और तब तक मैं टीवी पे रक्षा मामलों पे आके कुछ वारदात होती नहीं थी हमारी। तो उन्होंने बोला कि भाई आर्मी वेटरन, और मेरे साथ साथ बैठे होते धुरंधर बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर, वरिष्ठ, बहुत वरिष्ठ अधिकारी, और मैं बच्चा टाइप वहाँ पे बहुत आई वाज फीलिंग लाइक एन इम्पोस्टर। उनके आगे मैं क्या बोलूँगा भैया, एंड सफ़ेद बाल बुजुर्ग आदमी वहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद से ओवरनाइट वैसे मैं एक डिफेंस एनालिस्ट बन गया वहाँ से। बिल्कुल। तो वहाँ से मेरा एक तारुफ हुआ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, जो हम मीडिया नहीं बनाया भैया, हम तो नहीं है ऐसे कोई एक्सपर्ट या कुछ। और या तो ये कहानी है। लेकिन 14 फरवरी 2019 को जब आपने एक लेटर लिखा सीधा जैश ए मोहम्मद के नाम पे, इसके रेपरकशंस हो सकते थे। और क्योंकि आप कह रहे हैं शेयर हो रहा है ज़्यादा, शेयर होने के नुकसान भी होते हैं कि जहाँ तक आप पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाएगा, और उसके बाद अगर वहाँ तक पहुँच गया तो टेरर आउटफिट है, कुछ भी कर सकता है। नहीं पहुंचा था, मालूम पड़ा मेरे को, पहुंचा भी था बिल्कुल। और उससे मेरे को खुशी ये इस बात की है कि कम से कम मैंने अपने एक लिटरेसी होती है और एक एजुकेशन होता है। लिटरेसी इज़ आप ग्रेजुएट हो गए, इंजीनियर हो गए या पीएचडी हो गए। एजुकेशन इज़ आपने तजुर्बे से, अपने आप लोगों से मिल के, बातचीत से, पढ़ के आपने क्या सीखा। तो यहाँ से मैंने एक एजुकेशन तो स्प्रेड किया हुआ है हमने। मैंने कहा देखो, अगर वैभव माथुर खत लिखेगा जैसे मोहम्मद को, उसका एक फ़र्क होगा। अगर मेजर मोहम्मद अली शाह जैसे मोहम्मद को खत लिखेगा, उसका एक अलग ही इफेक्ट होएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसकी मेरे पास कुछ लाइनें भी है, आपने सीधा उस पर लिख दिया यू आर अशेम्ड टू इस्लाम, लाइन एग्जैक्ट मेरे पास लिखी हुई है। करेक्ट, या आपने सीधा उनको ऐसे एड्रेस किया। करेक्ट। क्या था उसमें, क्या फीलिंग आ रही थी उसको लिखते वक्त? भाई मैंने कहा यार देखो, ये लोग ना असल में जितने भी हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं उनका नाम खराब कर रहे हैं। ठीक है, इस्लाम का नाम बदनाम हो गया है आज की तारीख में, और इसका ब्रंट कौन रहता है? ये लोग नहीं, मेजर मोहम्मद अली शाह जैसे लोग, राइट थिंकिंग मुसलमान, उनका नाम खराब होएगा भाई। कहीं पे भी जाओ तो लोग हमको देखेंगे, अच्छा नाम मोहम्मद अली शाह, उसकी वजह से। तो मैंने कहा यार हम क्यों सहे इनकी बकवास बातें, लिखना है मेरे को और मेरे को डंडा मारना है। मैं उस टाइम में बॉर्डर पे नहीं था, तो मैं बाहर था। ये तो मेरे को अभी भी है वो, मेरे को डाल दो, भेज दो सरहद पे, मैं इनकी बत्ती बंद करके आऊँगा मैं वहाँ से। तो इसलिए मैं आई रोट दैट, इट वाज वेरी हार्ट फेल्ट, मैंने लिखा जी। 1 तारीख, अब मैं थोड़ा, जो जनता बहुत ज़्यादा आपसे जानना चाहेगी क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं जैसा आपने खुद ही कहा। 1 तारीख और है 11 मार्च 2025 की, आपसे कुछ दिन पहले की, जब क्वेटा से पेशावर एक ट्रेन जा रही थी। इस ट्रेन पर पाकिस्तान में हमला हुआ। इसकी जिम्मेदारी BLA बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली, लेकिन पाकिस्तान की जो हुक्मरान है उन्होंने कह दिया कि इसके पीछे इंडिया है। अब बकवास इसके ऊपर, लेकिन अब देखिए आरोप चलते रहेंगे, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि ये उनका खुद का इंटेलिजेंस फेलियर है? 100%। बल्कि अभी आपके यहाँ से आने से पहले मैं गाड़ी में जब आ रहा था, तो मैं कैब से आई वाज डूइंग अ लाइव अपना डेटा ऑन करके, तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी पत्रकार भी था। वो क्या कहता है कि हमको तो खबर, ये एग्जैक्ट वर्ड्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ला लूँगा वो एक्सेप्ट, वो कहता है कि हमें खबर नहीं होती, इंडियन मीडिया को पहले मालूम पड़ जाता है। ऐसे किसने कहा? तो मैं उसको बोला भाई अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ, है तो, क्योंकि इनका इंटेलिजेंस फेलियर तो रहता है। इनको इनकी मीडिया को भी भनक नहीं होती है। कहते हैं मेरे को तो यहाँ से मालूम पड़ा, आपकी जब गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने फ़ोन किया हमको शो पे बुलाने के लिए। मैं हाँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में, आप लोग सो रहे हो। देखो बात ऐसी है, ये मैं कोई नफरत की भावना से नहीं कह रहा हूँ, मगर उनको, पाकिस्तानियों को एक बहुत ही सीरियस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। मैं वो बता दूं, अगर वो इंडियन मीडिया पे सवाल उठा रहे हो, देखिए 9 बजे वो ट्रेन निकली थी वहाँ से, 1 बजे तक ये जो एक्टिविटी हुई थी इसको हाईजैकिंग की, इसकी खबर वहीं तक पहुँच गई थी। और अगर हम 3 बजे इसको खबर को ब्रेक कर रहे हैं, 3 से 4 बजे, तो हम कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। मुझे लगता है हम काफ़ी सोर्सिंग वेरिफिकेशन के बाद अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं खबर, 2 घंटे का हमने बहुत अच्छा एक, जैसे पाकिस्तान का रिलेशन है, उसके बाद ही हमने ब्रेक किया होगा। किसी भी मीडिया आउटफिट, अगर मैं जनरलाइज करके बता सकता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एवरीथिंग, तो कोई भी पत्रकार अगर पाकिस्तानी बोल रहा है तो मान ले कि इंडियन मीडिया काफ़ी अच्छा काम करती है, सोर्स वेरिफिकेशन करती है। यस, बिल्कुल। और दूसरी बात है कि भाई इससे दिखाता है कि आप लोग वहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी यहाँ पे ढीले हो, आप लोग सो रहे हो। उसको फौज की भाषा में कहेंगे तो कहेंगे कॉट विद योर पैंट्स डाउन। आप लोगों को मालूम ही नहीं आप लोग यहाँ क्या हो रहा है, हमें मालूम है। सो वो लोग मन घड़त कहानी कुछ भी बना दें कि हमें ब्लेम कर लें, ये कर लें, वो कर लें।
फैक्ट ये है कि BLA देखिए 2000 में जब इन्होंने सीरियल ब्लास्ट किए थे पाकिस्तान में, और 2007 में इनका जो कमांडर मारा गया था, और फिर उसके कमांडर के भाई ने टेक ओवर किया BLA को, और वो चला गया UK में, अभी भी वहीं पे ही है। इसने बोला है कि भाई नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है BLA से, और हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और BLA ने सीरियल अटैक्स कर रखे हैं और बहुत भारी पड़े हैं। पाकिस्तान की सरकार इतनी हाई हेडेड हो गई है, इनको लाना चाहिए मेज पे एक डायलॉग के लिए, अनुमान तौर पे एक सीज फायर होता है कम से कम, मगर ना बात ही नहीं करने को तैयार हो। बात तो करो। साउथ अफगानिस्तान से BLA ने अपने वहाँ से अपना दमखम दिखाया, शुरुआत हुई। तो बेसिकली हमारे सारे दर्शक इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि क्या पाकिस्तानी खुद जिम्मेदार नहीं है? क्या वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं मार रहे? क्या अपना ही नुकसान वो खुद करवा रहे हैं? लेकिन देखिए BLA के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जब भी मैं इसमें मीडिया का बता दूं, जो मीडिया पर्सपेक्टिव दिखती है, मीडिया को इसमें दिखता है कि अब पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। ये एक लाइन चलती है, क्योंकि जो BLA के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनका खुद का ट्विटर हैंडल है, हम उस वहीं से हमने वीडियोस भी उठा रहे हैं, वो अपना खुद का जो ट्रेन की हाईजैकिंग है, वो खुद वीडियो सामने से पब्लिश कर रहे हैं। तो जो उनसे इन्फॉर्मेशन आ रही है फर्स्ट हैंड ही आ रही है, और तभी ये टैगलाइन चलती है कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। क्योंकि आप डिफेंस में रह भी चुके हैं, आप एक ऐसी आप टेबल्स पे भी रह चुके होंगे जहाँ डिसीजन बनते होंगे, और आर्मी लेवल पे भी जब भी एक्शन होगा, आर्मी तक परपरेट होगा ही, और फाइनल डिसीजन मेकर्स वहाँ पर वही हो जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल महकमे में चाहे जो भी चले। लेकिन अगर आपने एक्शन कुछ लेना है या कुछ करना है तो आर्मी ही करेगी। आप कभी देखते हैं इमिनेंट फ्यूचर में कि पाकिस्तान कैसे टुकड़े हो सकते हैं, या पाकिस्तान में कुछ ऐसी खलबली मच जाए कि वो एक अलग पार्ट बन सकता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा मुझे बल्कि दिख रहा है, ऐसा होने वाला है कि पाकिस्तान के 4 या 5 टुकड़े तो होंगे। देखिए, जो 71 में हमने किया था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, वो बांग्लादेश को हमने लिबरेट किया था। पाकिस्तान में देखिए, आप बलूचिस्तान देख लीजिए क्या वहाँ पे हो रहा है, आप सिंध प्रोविंस देख लीजिए, POK देख लीजिए, आप वहाँ का पंजाब प्रोविंस। 1983 में नवाज शरीफ वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, ये पंजाब प्रोविंस के, और जब बाद में प्रधानमंत्री बने। अब आप पाकिस्तान का इतिहास देख लीजिए, आप जनरल अयूब खान लेकर आए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए, इतने पावरफुल बन गए कि पूरा पाकिस्तान उनको डैडी कहने लग गया। तो पाकिस्तान की जो फौज थी वो इनसिक्योर हो गई। उन्होंने हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत टू लेजिटिमाइज इट उनको फांसी पे चढ़ाया। आप देख लीजिए जनरल ज़ियाउल हक, वो भी बेसिकली जिसको भी आप लेकर आए, वो लोग लेकर आए। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की मिलिट्री लेकर आई थी, भगड़ाना पड़ा उसको। इमरान खान को जनरल बाजवा लेकर आए थे। जनरल बाजवा ने ही, ऐसा कहा जाता है ना कि वो हेलीकॉप्टर में उतर के इनकी गार्डन में एक थप्पड़ मारा, और बिल्कुल ये स्टोरी है, थोड़ी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे वगैरह। हाँ, है, बिल्कुल है। तो हाँ। पाकिस्तान की मिलिट्री जहाँ 1951 में देख लीजिए आप, उनका पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान, उनका असैसिनेशन हुआ था। तो ये हिस्ट्री रह चुकी है पाकिस्तान की। कब तक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उनको कर्जा देने को तैयार नहीं है। पिछले साल 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक उनकी एक 10 मेंबर की टीम आई थी IMF की, पाकिस्तान का मुलाहिजा किया, बातचीत करी, लेकिन उनको फंड नहीं दिए। उन्होंने कहा भाई अब ये ऑनलाइन जूम पे हम करेंगे मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग करेंगे। या तो वो महफूज नहीं अपने आप को समझ रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये ग्रे लिस्ट में था ये, कि भाई हाफिज सईद का जो क्लोज एड है उसको मार दिया, LED का भांजा। ये एक अननोन गनमैन वाली मैं टॉपिक पे भी आऊँगा कि अननोन गनमैन जो है ये पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक इंडिया का साथ देते हैं। कौन है अनगन गनमैन? इनविजिबल मैन, एक H.G. वेल्स की किताब आई थी, द इनविजिबल मैन है, उसने टाइम मशीन भी लिखी थी। तो नहीं, मेरे को पता क्योंकि ये CBSE के सिलेबस में आती थी। लेकिन हाँ, तो ये कहते अननोन गन। अब उन्होंने खुद कबूल किया है, उनकी मीडिया ने, उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी वो इतने काबिल नहीं है। वो डिपेंड करते हैं हम न्यूज़ ब्रेक करें तब वो फॉलो करें। उनके अच्छे वहाँ पे पत्रकार बैठे हुए हैं, उनके जर्नल हैं, डॉन न्यूज़पेपर आता है उनका, वो पढ़ लो, लेकिन उनको ब्रेक नहीं कर पाते ना वो न्यूज़, उनको खबर ही नहीं है। तो अननोन गनमैन बोलेंगे, उनको खबर नहीं है। अब देखिए, चोरों के घर भी आते हैं चोर, उग्रवादी आतंकवादी होगा, उसको भी उसके घर पे भी आएगा उग्रवादी मार के। जो आप बता रहे हैं, जब ये पाकिस्तान जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, जब ये यूनाइटेड नेशंस में जाता है, तो यही स्टांस अपनाता है जो आप बता रहे हैं कि हम तो खुद आप हमें आतंकवादी के लिए आप लेबल करते हो, आप हमारे को बोलते हो कि हम आतंकवादी हैं, हम टेररिस्ट को पनाह देते हैं, लेकिन हम खुद आतंकवाद से त्रस्त हैं।
वो ये कहता है कि हमारी भी मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, हमारे आर्मी कॉन्वॉइस को कोई ब्लास्ट कर देता है। ये सब उनकी सिचुएशन चल रही है जो कि हम भी खबर में पढ़ते हैं और ये सच भी होगी। लेकिन ये कौन करवा रहा है, किस मंशा से करवा रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब इंडिया पे ब्लेम आ जाता है। लेकिन क्या पाकिस्तान एक्चुअली आतंकवादियों से त्रस्त है? कोई ऐसी है ऐसा टेररिस्ट जो पाकिस्तान को टेरराइज कर रहा है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जो औरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो अल्टीमेटली उसी गड्ढे में खुद गिर जाता है। और ये हिलरी क्लिंटन ने भी खड़े होकर उनके सभा में कहा था, उनके पार्लियामेंट में कहा था कि अगर आप सांप पालोगे ये सोच के कि सांप आपके पड़ोसी को डसेगा, आपको नहीं डसेगा, आप गलत सोच रहे हो, आपको ही डसेगा वो। उनके मिनिस्टर ने बोला इनके पार्लियामेंट में खड़े हो गए, क्या ज़रूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की? आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। तो पाकिस्तान जो आईटी में माहिर है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, हम ये सोचेंगे ना, इंटरनेशनल टेररिज्म में माहिर है। अब वो ये सब ऊट पटान हरकतें करता है, तो जाहिर सी बात है घूम फिर के कर्मा जो होता है ना उनके पास आएगा, उनको अटैक कर। तो जी हाँ, वो भी परेशान है इसको लेके, ऐसी बात नहीं कि परेशान, मगर पैदाइश किसने करी? पैदाइश तो पाकिस्तान ने करी, तो आज भुगतो, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू शैल सो सो यू शैल रीप, ये वाली इंग्लिश में चलती है ना। एक जब एक और रिलेशन की बात करते हैं तो बिग डैडी अमेरिका, इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस थे ट्रम्प के आने के बाद 2025 में, मैं कह लूँ कि एक थोड़ा टर्मोइल के साथ शुरुआत हुई है। चल रहा था कि बहुत अच्छी दोस्ती है ट्रम्प की और मोदी की, दोनों ने वहाँ पे हाउडी मोदी हुआ, यहाँ पे नमस्ते ट्रम्प हमने रखा। लेकिन जब जो शुरुआत हुई इस रिलेशन की, वो बेड़ियों के साथ हुई ऐसे कि डिपोर्टेशन का सिलसिला शुरू हो गया, वहाँ पर सिटीजनशिप को लेकर विवाद हो गया। हमारे जो सिटीजन्स को उन्होंने यहाँ पे भेजा, उनके हाथ में हथकड़ियाँ थी। अब ये लोग डिबेट चल गई पॉलिटिकल गिरियारों में कि भाई आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है, पीएम मोदी की इतनी अच्छी दोस्ती है, आप डिपोर्ट करवा के भेजते हो। नेपाल ने अपना खुद का प्लेन भेजा, वहाँ पे वो अच्छे खासे एक डिग्निटी के साथ वापस आए, लेकिन हमारे यहाँ से हथकड़ी में वापस आए। अमेरिका यूएस के जो हमारे जो रिलेशंस है यूएस के साथ फिलहाल 2025 में, आप इनको ट्रम्प के अंडर कैसे देख रहे हैं आगे? अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, नरेंद्र मोदी साहब, बड़े मजबूत प्राइम मिनिस्टर हैं। ही इज़ अ वेरी डायनेमिक कैरिज्मेटिक पर्सन है। जो वो बोलते भी हैं, लोग उनको सुनते हैं। उनके रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं बाहर या अन्य मुल्कों से। इसका इतिहास देखिए, 1979 से लेकिन 1989 में कोल्ड वॉर हुई थी, जब हिंदुस्तान ने फॉर्मर अर्स्टवाइल यूएसआर को सपोर्ट किया था और पाकिस्तान ने अमेरिका को सपोर्ट किया था। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात इनसे बड़े अच्छे थे। फिर धीरे धीरे वक्त निकलता गया तो पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से बहुत बिगड़ते गए और 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर हुआ, तो यूक्रेन, रूस, अजरबैजान, जितने भी ये देश हैं सब बिखर गए, पूरे अलग अलग स्टेट्स में बिखर गए। तो अब धीरे धीरे हमारी जो रिश्ता था अमेरिका से, हमने अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि तो हमारे जो रिश्ते थे तो अमेरिका से भी अच्छे होने लगे थे एक तरीके से। बल्कि आप कोविड का टाइम देख लीजिए, आप कोविड में अमेरिका ने हमारे पे सैंक्शंस लगाया था फॉर रॉ मटेरियल ऑफ कोविड वैक्सीन। बिल्कुल। मगर जिस दिन हिंदुस्तान ने 1 मिलियन वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करे एक सिंगल डे में, आप उसको महज इत्तेफाक बोलें, कुछ भी बोलें, उस दिन अमेरिका ने वो सैंक्शंस अपलिफ्ट करे। तो यानी कि, और हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है क्वाड का। तब भी ट्रम्प के साथ मेरे ख्याल है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर कुछ था, भेजे भी थे काफी उस टाइम। करेक्ट। और हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, क्योंकि इंडिया नेबर है चाइना का, तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो अब आप देखिए, ट्रम्प का जो पहला 4 साल पहले, जो बाइडेन के आने से पहले, उनके और मोदी साहब के रिश्ते अच्छे थे, अभी भी रिश्ते अच्छे हैं। मगर ट्रम्प साहब एक बिजनेसमैन रह चुके हैं, बड़े अच्छे बिजनेसमैन रह चुके हैं। ही इज़ वेरी क्लियर, जब आप मिलोगे, मैं बड़े अच्छे से मिलूंगा, गर्मजोशी से मिलूंगा, दोस्त तो ठीक है, मगर आई मीन बिजनेस, मैं अपना इंटरेस्ट अपने राष्ट्र का पहले देखूंगा। अब जो भी इन्होंने वीडियो में लोगों को भेजा हथकड़ी पहना के, आप देखिए बाकी देशों के, मुल्कों के लोग उनके साथ तो और भी ख़राब सलूक किया था। एक्चुअली लोगों को ये बात नहीं दिख रही। और जो वापस भेजा कोई लेजिटिमेट या कोई ऐसा, उन्होंने उनको डिपोर्ट किया जो इलीगली वहाँ पे घुसपैठिया थे, बेसिकली हु वर देयर विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा, सच थिंग्स। हाँ, हथकड़ी में लगाना वो तो बिट हार्ट हिटिंग नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैं मानता हूँ। एक रिस्पेक्टफुली भी आप एक चीज़ कर सकते हैं, टर्न डाउन। अब रिगार्डिंग कुछ आप टैरिफ्स की बात करते हैं, भाई अब लोग कहेंगे कि मेक्सिको या कनाडा या कोई और मुल्क को आपने इतना छूट दे दिया, आपने इनको बाकी को छूट नहीं दिया, आपका स्टांस पाकिस्तान की तरफ अब भी अमेरिका का थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। क्या है?
तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए हैं, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं आए, उनको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा रियलिटी। और मोदी साहब के रिश्ते अभी भी अच्छे हैं। मैं अभी सोचता हूँ कि अभी भी कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है, हमको उसको नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए कि अभी शुरुआत ही ऐसी हो गई, आने वाले कल में कैसे रिश्ते होंगे। भाई वी हैव टू मैनिफेस्ट अ गुड रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी, और हिंदुस्तान के हर एक मुल्क से दोस्ती अच्छी है। चाहे आप देख लीजिए इजराइल के साथ, आप फलस्तीन के साथ, आप देख लीजिए ईरान के साथ, आप देख लीजिए रूस के साथ, यूक्रेन के साथ। अमेरिका ने दबाव डाला हमारे पे, ये बोला कि भाई हिंदुस्तान का स्टैंड शेकी है। ये जो बाइडेन साहब ने कहा था जब रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हुआ था। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अच्छा जवाब दे दिया, एस जयशंकर साहब ने, कि भाई नहीं, हम सस्ता तेल भी लेंगे ये रूस से, हम यूक्रेन से भी दोस्ती रखेंगे। जब तुर्की में भूकंप आएगा तो हम वहाँ पे भी अपने एयरफोर्स के जहाज़ और आर्मी के डॉक्टर भेजेंगे। जब श्रीलंका में नौबत आएगी तब वहाँ पे भी हम $2.8 बिलियन का एड भेजेंगे। आपने एक चीज़ और करी है, जब कोई गिर जाता है कहीं पार्क पे या रोड पे, 10 लोग दौड़ते हुए आते हैं उसके बाद, अरे बेटा लग गई, ठीक तो। जब पाकिस्तान पे नौबत आती है ऐसी, क्यों? उसका जो बड़ा भाई जिसको मानता है चीन, वो कहीं नहीं है, वो तो बल्कि एक कंसुलेट का फ्लोर बंद के पीछे मुड़ तेज चल दौड़ के चल भाग गया था। वो जो मिडल ईस्ट के जो राष्ट्र हैं, उसके जो मुसलमान राष्ट्र हैं जैसे कि, वो कहाँ पर है? क्यों कोई इनकी मदद करने नहीं आ रहा? क्योंकि उनको समझ गए हैं वो लोग, अगर पाकिस्तान की मदद करोगे तो आप डूबोगे। चीन जो है, जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में यकीन करता है। अब हम आप पोर्ट को देख लीजिए आप, श्रीलंका में 100 साल के कर्जे पे, मतलब इट वाज लाइक वो गिरवी रखा था बेसिकली। अब जो भी चीन ने दोस्ती करी, सोलोमन आइलैंड जो 800-900 छोटे छोटे द्वीपों का मुल्क है, उनका एक पैक्ट साइन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि उनके पास पायरेट प्रॉब्लम्स थी, ये थी प्रॉब्लम थी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, क्राइम था, कि ऑस्ट्रेलिया वो सब देखेगा, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस देखेगी। मगर चीन ने बैकडोर में एंट्री मार के दोस्ती करी सोलोमन आइलैंड से। डॉक्यूमेंट्स निकल कर आए हैं ऐसे बाकायदा, और बोला कि हम कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया को भगा दो। क्योंकि क्या होगा ना, अगर दुनिया गोल है, अगर चीन जाता है और ईस्ट, यानी कि घूम फिर के वेस्ट, इट विल बी क्लोज टू अमेरिका। सेम लॉजिक एज अगर यूक्रेन नाटो में अगर आ जाता है तो अमेरिका की सेना यूक्रेन के बॉर्डर पे आ जाएगी, मतलब रूस के बॉर्डर एक्सपोज हो जाएंगे, रूस के बॉर्डर के करीब आ जाएगी ना, थ्रेट होएगा उनके लिए। बस सेम थिंग चीन ने बोला कि भाई, तो ये जो चटकी मारते हैं ना, ये जो मुल्क चटकी मारना, आप उनकी एक सांझू, एक चाइनीज ऑथर थे, फिलोसफर और राइटर भी थे, उन्हें लिखा था द आर्ट ऑफ वॉर, जैसे कि हमारी चाणक्य रीति है ना वैसे। तो उसमें लिखा था द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, यानी कि आप बिना लड़े ही आप जंग जीत जाएं। उसमें जिक्र था स्पाइस का, जासूसों का, उसमें था जिक्र बायोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर। उस जमाने में साइबर वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो चीन ये सब करता है। पाकिस्तान भी उनके बनाए हुए नक्शे कदम पे चल रही है, उनसे सीख रही है अपने बड़े भाई से। जैसे सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि चीन की इन्वेस्टमेंट्स हैं तो पाकिस्तान मजबूर है वो तो, और वो बाग भी बेचे उसने चीन को गधों के माफिक। इसमें इंडिया का लेकिन स्टांस यहाँ पे क्लियर रहता है कि हम जब, चाहे मैं आप बताएं रशिया यूक्रेन का भी बताएं, तो इंडिया कहता है कि वी आर नॉट न्यूट्रल बट वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। हम यहाँ पे साथ रहते हैं। लेकिन इसके एंड में मैं एक सवाल मेरा यहाँ पर आता है, आप इतना डिफेंस के बारे में समझाते हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यही व्यक्ति जो हैं, ये एजेंट विनोद और हैदर जैसी फिल्मों में भी बड़े अच्छे खासी भूमिका निभा चुके हैं। इन्हीं जो मुख है, इसी मुख से डायलॉग्स भी निकलते हैं। बिल्कुल टर्न ऑफ टॉपिक्स पे आ गए, बिल्कुल टर्न कर दे रहे टॉपिक पे। ये कहाँ से आता है आपका बॉलीवुड वाला स्टांस? शुक्रिया वैभव, आपने अपनी रिसर्च की मैं दाग देता हूँ, आपने बहुत अच्छी रिसर्च करी है आपने। देखिए मेरे अंदर, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक में कला होती है। मैं बचपन में ना एज अ चाइल्ड हकलाया करता था, मैं तुतलाता था, अटक अटक के बातें करता था। मैं अपना नाम, बहुत छोटा नाम है मेरा, अली, वो मेरे लिए टंग ट्विस्टर था, वो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता था। तो मैं अपने आप पे बहुत मेहनत करी है एक्चुअली, और बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और वही बच्चा जो हकलाया करता था आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टेडेक्स टॉक्स देके बैठा है दुनिया भर में, अन्य देशों में भी। अब मैंने अपने आप जब काम करना शुरू किया, मैंने कुछ कविताएं सीखी, मैंने विलियम शेक्सपियर के प्लेज पढ़े, हरिवंश राय बच्चन साहब की कविताएं पढ़ी, मैंने सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं पढ़ी, मैंने मैंने मजाज साहब की शेर शायरी पढ़ी, मैंने गुलजार साहब की, वो तो बाद में।
मिर्ज़ा गालिब की, फैज़ अहमद फैज़ की, कई जैसे कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, हाँ ये जी। फैज़ साहब की है। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वासिल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों की तारीख बहिमाना तलिस्म रेशमो अतलसों काम ख्वाब में बुनाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए जिस्म, निकलते हुए अमराज के तरूनों से, पीप बहती हुई गलते हुए नसूरों से लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो मैंने अलग अलग शेर शायरी सीखी मैंने। तो अब पढ़ने का बड़ा शौक है मेरे को। मैं किताबें लेके चलता हूँ। मैं अभी भी आया था ना, किताबें मेरे साथ हमेशा साथ जाती हैं। मेरे घर में लाइब्रेरी है बाकायदा। ये चश्मे भी उसी की बदौलत लगे हैं शायद। अच्छा। तो अब नाउ हाउ डू व्हाट्स द वेंट टू आउटलेट। मैं कविताएं भी लिखता हूँ, मैं लिखता इमेजिनेटिव माइंड भी है, क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड भी है। तो लिटरेचर का शौक भी था मेरे को, साहित्य का शौक था। तो अब वही चीज़ मैंने फिल्मों में भी उतारी है। एजेंट विनोद, हैदर, बजरंगी भाईजान या यारा। यारा में तो मैंने द ताशकंद फाइल्स, यारा में तो मैंने सरदार की भूमिका निभाई है। हाँ जी। तो आपको पता होगा शायद कि मैं चेन स्मोकर था वैभव। आपने बताया था मेरे को, इससे कन्वर्सेशन से पहले बता रहे थे, जब मैं बता रहा था कि जेनज़ी कंटेंट हमारा रहता है, तो सर कहते मैं एक और आपका एपिसोड था जब चेन स्मोकिंग के लिए बता रहे थे, बिल्कुल बताइए। तो मैं चेन स्मोकर था। दिन में 2 या 3 पैकेट फूकना मेरी बड़ी आम बात थी। आज की तारीख में जो नया जनरेशन है, ये लोग यंग, ये साहब, ये कैसे हो, लिख लो कमेंट। ये लाल शर्ट में बैठे हैं ये मैडम, आप भी, यू ओनली आई एम टॉकिंग टू, आप भी और आप भी। हाँ, तो ये आपके लिए बता रहा हूँ मैं, सुनो। तो व्हाट हैपेंड इज कि मैंने हैदर का रखी थी, ठीक है। तो विशाल भारद्वाज की फिल्म थी, तो तिग्मांशु धुलिया ने हैदर देखी, उनको मेरा काम पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि ये कौन है, इसको बुलाओ। तो मैं गया मिलने के लिए, और मैं चेन स्मोकर था। ऑफिस में जाने से पहले मैं सिगरेट फूक ली मैंने। पैसे बहुत कम थे, मगर थोड़ी पैसे जमा करके मैं सिगरेट का पैकेट खरीदा और ब्रांड न्यू पैकेट लेकर बैठा था। मैंने बोला सरदार की का रोल है, करोगे? मैं करूँगा नहीं। चलेगा नहीं, दौड़ेगा। उसमें विद्युत जामवाल, श्रुति हसन and we were among the lead actors. विजय वर्मा, अमित साध, we were the lead cast of this. तो मैंने कहा भाई, और जिस दिन मैंने ये फिल्म साइन करी वैभव, मैंने ट्रेन पकड़ी, गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में अमृतसर गया। मैं सिगरेट उसी दिन छोड़ी मैंने, तोड़ मरोड़ के पैकेट फेंका उनके डस्टबिन में। साइनिंग अमाउंट मिला मेरे को, और जब कुछ पैसे मिले तो मैंने, और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में ग्रंथियों को मालूम था कि मेरा नाम मोहम्मद अली शाह है। उन्होंने मेरे को एम्ब्रेस नहीं किया, वेलकम नहीं किया, उन्होंने गले लगाया मेरे को। वाह। उन्हें बोला आओ, आके रहो मेरे साथ। तो मैं रोज़ वहाँ पे फर्श पे झाड़ू पोछा, बर्तन, झूठे बर्तन उठाना, सबको खाना खिलाना, रोज़ सुबह की 4 बजे की देग में चाय बनती थी, चाय बनाना, दाढ़ी उगाई, केश उगाए, और 6 मीटर की पगड़ी मैंने खुद बांधनी सीखी। वाह। एंड हाथ में कड़ा डाला, कड़ा, कृपान, केश, कच्छा, मैं सब आई फॉलो ऑल टेनेंट्स ऑफ सिखिज्म। और मैंने समझ गया कि भाई मैं अली नहीं, जसजीत सिंह हूँ। आई न्यू आई वाज अली, मगर जब तक मैं अपने आप को यकीन ना दिलाऊं कि मैं जसजीत सिंह हूँ, मैं आपको या किसी और को कैसे यकीन दिला सकता हूँ मैं इस बात को। बिल्कुल। और फिर मैंने पंजाबी भी सीखी, और ठेठ पंजाबी, जैसे कि ओए पौरा वे कर ले रे, और किताबा नहीं देना कुछ, और वाडिया ना ना गल करन दी अकल तो चाहिए है, और गुरुआ ने मुड़ के नहीं व्यक्त कर। सो उस टाइप से ना, समथिंग ऑफ नॉट द नॉर्मल पंजाबी जो बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड टाइप, बिल्कुल ठेठ गाँव में उस टाइप से। एंड माई लुक इज देयर, गूगल इमेजेस पे आप जाओगे तो आफ्टर आपको दिख जाएगा। एंड दैट इज हाउ आई लेफ्ट स्मोकिंग, आई टुक द सपोर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज वेल, और मैं सिगरेट छोड़ दी। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और जो कविताएं की हमने बात करी, जैसे कि एक हरिवंश राय बच्चन साहब के नाम से मशहूर हो गई थी, लेकिन ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता है जो कि आप सबने पढ़ी होगी। ये आपसे बात कर रहा हूँ, आपने भी सुना होगा। ये लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों के लिख लो।
हार नहीं होती। आपने इतनी शायरी सुनाई, एक मैं उम्मीद करके बैठा था कि एक आपकी अल्मा इकबाल की एक शायरी है जो आपकी बहुत शायद फेमस है, आप बहुत जगहों पे बता चुके हैं, मैं चाहूँगा कि उससे आप एंड करें एक। बिल्कुल, अलामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा भी लिखा था, उन्होंने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। अभी मेरे को लगता है ये हमारी एक और मुलाकात हमारी बाकी है, क्योंकि बहुत सारी बिल्कुल, कन्वर्सेशन, बहुत सारी शायरियाँ ड्यू हैं, लेकिन समय का थोड़ा एक किल्लत रहती है, आपके पास भी हमारे पास भी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगली बार भी हमारे न्योते पर ज़रूर आएंगे। देश और बिल्कुल दुनिया के, बिल्कुल आएंगे सर। बहुत, बिल्कुल जब बुलाएंगे भाई, जान हाजिर है भाई। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच देखने के लिए पॉडकास्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जी स्विच।